हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों? कैसे हैं आप सब? आई थिंक हम लोग लाइव हो गए हैं। एक बार बता दीजिए अगर आपको दिख रहा है तो, है ना? एक बार बता दीजिए अगर दिख रहा है तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, हो गए हैं हम लोग लाइव। चलिए यार तो आज हम लोग मेंस के लिए छोटे छोटे ये दो टॉपिक्स हैं। अक्सर क्वेश्चंस इनमें से आते रहे हैं, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन से, और मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड छोड़ देती है ना, इन टॉपिक्स को छोड़ देती है। बट मेरे हिसाब से यार, अगर कोई टारगेट कर रहा है, मतलब बढ़िया नंबर चाह रहा है और चाहता है कि यार मेंस में मैक्सिमम कर सके स्कोर, तो इस तरह की छोटी छोटी जो हैं इधर उधर कॉर्नर जो हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चंस आते रहे, मेंस एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है अपने बहुत काम का है। आप में से अगर कोई बच्चा ये प्लान में है कि छोड़ के जाएंगे, तो मेरा सजेशन है आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है ना, बिल्कुल ना करें। ये 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी ये 6-7 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे 1-1 घंटे के हैं ये। मतलब 1 घंटा बैठ के आपने अगर ढंग से पढ़ लिया इसको, तो बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। चलिए तो फिर यार अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना? और डर भी लग रहा होगा तुमको, तो पहले पोलराइजेशन से स्टार्ट किया जाए और थोड़ा थोड़ा समझते चले जाएंगे कि क्या है, ठीक है ना? और लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं रिसेंट ईयर्स के, कुछ 30 एक क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए और भी थे, और उनके सॉल्यूशंस के साथ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जैसे लास्ट टाइम थी। लेकिन समझ लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है ना? बहुत आसान सा टॉपिक है, आप खुद ही आंसर करने लगेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि भाई पोलराइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ईएम वेव से रिलेटेड है ये, है ना? जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में कि भाई अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट हो या अनपोलराइज लाइट हो, है ना? सर ये क्या टर्म्स हैं, आप पहले हमें बताइए कि अनपोलराइज्ड होती क्या है लाइट। तो थोड़ा चलिए, कोई मुझे यहाँ कमेंट्स में लिखेगा भाई, कोई कमेंट्स में लिख के बताएगा कि लाइट जनरेट कैसे होती है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि लाइट जनरेट कैसे होती है। लिख दो जरा कमेंट में। सर ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लीजिए यार, फिर बहुत कम हो जाती है ना? फिर कहते हो तुम लोग मास्टर हमारा काला है। देखो अभी ठीक है, अभी ठीक है। इतनी महंगी क्रीम खरीदी मास्टर ने, तुम कह रहे हो सर कम कर दो। चलिए ठीक है। सर सोर्स से देखिए, कुछ आंसर बच्चों ने लिखा है सोर्स से, कुछ कह रहा है न्यूक्लियर फिशन से, है ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा कि लाइट जनरेट कहाँ से होती है, फिर वापस आएंगे इस स्लाइड पे, ठीक है ना? लाइट जनरेट होती है ना? फोटॉन्स, मेनली फोटॉन्स है। फोटॉन्स कहाँ होते हैं? एटॉमिक एक्साइटेशन के टाइम पे फोटॉन्स आते हैं यार। अभी रिसेंटली आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था। मॉडर्न फिजिक्स में हमने एटम्स के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की बात की थी कि भाई ये जो फोटॉन्स, हाइड्रोजन एटम है, ये फोटॉन से या न्यूट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है किसी हायर एनर्जी लेवल पे, और उसके बाद जब गिरता है वो लोअर एनर्जी लेवल पे, तब वो फोटॉन्स को रिलीज करता है। तो एटॉमिक डी एक्साइटेशन है फोटॉन्स का सोर्स, वहीं से लाइट निकलती है। तो जरा देखो यहाँ पे एक सैंपल है इसी तरह का कोई, है ना? इसमें किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे फोटोन आया, आपका इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आया और इसने एक फोटोन निकाला। ये सबको पता होगा अब इस समय तक तो, कि भाई जो भी फोटॉन्स का वेवलेंथ होगा वो उसकी एनर्जी एच सी बाई लैम्डा उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, ये सारे के सारे फोटॉन्स जो हैं आउट ऑफ फेज आते हैं भाई। किसी का मतलब देखिए, कोई भी अगर लाइट रे हम लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी लाइट रे लेते हैं, तो आप देखो यार उसमें क्या सीन रहता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, तो एक फील्ड अगर इस तरह का ऑसिलेशन दे रहा है ना, तो दूसरा फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में देता है। एक ऐसे और एक इस तरह का ले सकते हैं भाई। समझ में आई बात? और ये वेव चलती किस तरफ है? वेव वेलोसिटी जो है ये होगी वेक्टर ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में। मतलब इनसे ये जो जितने भी फोटॉन्स हैं, इनमें तरह तरह के
इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, किसी का डायरेक्शन इस तरफ है, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है। तो सबके सब जो ये फोटॉन्स होंगे बड़े ही रैंडम मैनर में जनरेट होते हैं, रैंडम मैनर में जनरेट होते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी फोटॉन ने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है भाई वो किसी इस तरफ डायरेक्शन में है, और वेव मान के चल रहा हूं मैं, लाइट जो चल रही है, लाइट बच्चों जो चल रही है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो एक्स के परपेंडिकुलर अपन ले लेते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर इस सर्कल में इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगी यार, इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स और एक्स डायरेक्शन में तो चल रही है लाइट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट्स अपन ले सकते हैं, ई वाई एंड ई जेड। नेट किसी और डायरेक्शन में है, आप देख सकते हो उसके परपेंडिकुलर में वेव चल रहा होगा। ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होता है, ये भी हम सीखेंगे आगे चल के ईएम वेव्स में, बट नॉर्मली इतना पता होता है बच्चों को, नॉर्मली इतना पता होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यार होता क्या है कि ये जो ई वाई एंड ई जेड कॉम्पोनेंट्स हैं इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस आया, ठीक है। हमने पॉजिटिव एक्स में चलती हुई लाइट माननी है, यहां से आप इन इक्वेशंस को देख के समझ जाओगे कि ये यार ये रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट रेज जो है पॉजिटिव एक्सिस पे चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो ई वाई उसका कुछ मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ डेल्टा दे दिया है ना, ई टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, ये जो डेल्टा है ये डिपेंड करता है किस तरीके से उस मोमेंट पे कैसे एग्जैक्टली फोटोन का डी एक्साइटेशन हुआ होगा। तो इस डेल्टा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, रैंडम प्रोसेस के थ्रू ये डेल्टा जनरेट होता है। अब डेल्टा के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाते हैं और देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स पे किस तरह का फर्क पड़ता है। आप देखोगे एक लाइट बीम रैंडम सोर्स से जनरेट होने वाली हर डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करा रही होगी। आगे चलते हैं भाई। तो हमने यहां पे एंगल लिख लिया है यार, ये tan थीटा, ठीक है। tan थीटा यहां से आप देख लो ई वाई बाई ई जेड है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ तरह की लाइट रेज जो हम डील करेंगे उनमें ऐसा होता है कि भैया डेल्टा अगर जीरो हो जाए, अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो tan थीटा जो है वो एक फिक्स वैल्यू आती है, और वैल्यू आ रही है कुछ कांस्टेंट, ठीक है ना, ये कुछ कांस्टेंट है। अब जरा सोच के देखिए ये किस तरह की वेव आपको दिखेगी। इसमें एक प्लेन में लगातार चलती चली जाएगी लाइट रेज। अगर मैं किसी चीज से दिखा सकूं तो आई थिंक यार चलिए, एक प्लेन में लाइट रेज चलेगी, ऑसिलेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेट कर रहे होंगे। मान लेते हैं ये प्लेन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे चलता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा लेकिन ऐसे ही एक प्लेन में लाई करेगा वो। तो ये इस तरह की लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट रे। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्पेस में रोटेट ना करे उस तरह के कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। आप समझे यहां से, ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है। इसी तरह से अगर डेल्टा नॉट कुछ डी एक्साइटेशंस के लिए पाई बन जाए तो यहां से थीटा फिर से फिक्स आ गया है यार अपना, ये थीटा फिर से फिक्स आ गया है, ये भी कांस्टेंट है। इसको भी आप कहोगे प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब अगर हम बात करें यहां पे, या तो ऑसिलेशन इसके परपेंडिकुलर हो गए, सारे ऑसिलेशन इस तरह से होंगे, या फिर इस तरीके के मान सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहे हैं। ये दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है भाई, ये दोनों चीज सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। आपको समझना है कि यार वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक प्लेन में लाई कर रहा है, लाइट ऐसे जा रही है और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है लेकिन एक प्लेन में ही रुका हुआ है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई है ना? अब सोच के देखो कि एक ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब इमेजिनेशन वाली बात है, लेकिन ये एक प्लेन में ही लाई कर रहा है। मतलब आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऑसिलेट होता हुआ दिखेगा लेकिन इसी प्लेन में ऑसिलेट करते हुए आगे चली जा रही होगी वो। बात समझे? यहां तक कहानी बड़ी सिंपल रहती है, सब कुछ आसान दिखता है। अब कहानी थोड़ा सा शुरू होगी। इनको प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड भी कह सकते हैं भाई, ठीक है।
अब जरा देखो, अगर मैं डेल्टा को पाई बाई टू ले लूं, डेल्टा को मैं पाई बाई टू ले लेता हूं और इनके मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर देता हूं कि भाई कुछ खास तरह के डी एक्साइटेशंस थे, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो हैं बराबर मिले। अगर ऐसी कहानी है, ठीक है ना, तो जरा सोच के देखते हैं, यहां से tan थीटा कुछ अपने पास ऐसा आ रहा है और आप कह सकते हो इसको इस तरीके से अगर कंपेयर किया जाए, आपको यहां थीटा जो है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस और माइनस पाई बाई टू के फॉर्म में मिल जा रहा है। इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूसली ये थीटा जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। कंडीशन ध्यान रखिए क्या है, डेल्टा पाई बाई टू है और ई वाई एंड ई जेड इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेट वेक्टर मिलेगा, आप इसका सोच के देखिए, डी थीटा बाई डी टी अगर करेंगे आप, माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा आएगा डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की आप वेव ले रहे हैं। तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैं यहीं दिखा दूं इस पिछले डायग्राम में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है स्पेस में ऐसे या ऐसे रोटेट करता हुआ दिखेगा। मतलब अब जब लाइट रे चल रही होगी, आप सोच के देखिए, ऑसिलेशंस भी हो रहे हैं साथ में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे रोटेट करता हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आई? काले बैकग्राउंड में शायद कम दिखाओ, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये ब्लैक पेंसिल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ब्लैक पेंसिल रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन इन विच लाइट रे इज ट्रेवलिंग, और ये ई क्या है? रिजल्टेंट फील्ड को बता रहा है। और ये कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे रोटेट करेगा भाई, ऐसे रोटेट करता चला जाएगा। आपको समझ में आई? इनको कहा जाता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट रे, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट रेज। बात समझ में आए? आप अगर मे भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस भी पढ़े होंगे इसके एनिमेशंस वगैरह, आप देखना, सर्च करके देखना प्लेन पोलराइज्ड और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट रे। तो वो जब मीडियम में आगे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा होगा। आई होप इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी, आई होप इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि यार आपको जो E1 इक्वल टू E2 की मैंने कंडीशन लगाई है उसकी वजह से है। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहूं तो मुझे कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा कि यार देखो, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चीप एनिमेशन से अपन प्रयोग कर सकते हैं। अपने चीप एनिमेशन देखो भाई, दूसरे कलर का लेते हैं, ध्यान देना है ना, ब्लू कलर लेते हैं, शायद अच्छा दिखेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से ऐसे रोटेट करता जा रहा है भाई। समझ में आई बात? क्योंकि ई वाई एंड ई जेड मैंने इक्वल लिए थे। अगर अगली कंडीशन लगाते हैं, यहां सिंबल्स भी बने हुए हैं उसके, ई वाई इक्वल टू ई जेड मतलब रूट टू ई नॉट के टर्म में वो फील्ड रहने वाला है और वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है। यहां देख लेते हैं, अगली कंडीशन है कि डेल्टा अगर हमने पाई बाई टू लिया, मतलब पिछली बार वाली जो कंडीशन है वही कंडीशन लगा रहा हूं, लेकिन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो सेम नहीं है। एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड के अगर कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो फिर क्या होने वाला है? तो यार यहां से आप देख सकते हो कि यार इस तरीके से अगर हम ले रहे हैं यहां पे, ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं यार? एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? अगर आप ई वाई एंड ई जेड का ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो आपको भाई, ये ना पीडीएफ ना जान ले रही है यार अपनी, नॉट सो गुड। उसको पकड़ो तो पूरा ही गायब हो जा रहा है। मान लेते हैं ये अपन ने ई वाई कॉम्पोनेंट लिया था, ये ई जेड कॉम्पोनेंट लिया था। तो यहां पे जब आप स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हो, इसको E1 को इधर लाके और उसको इधर लाके, तो ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब चलते टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बदल रही होगी, ये बड़ा हो जा रहा होगा, फिर छोटा हो जाता होगा कहीं पे, और एलिप्स के जैसे जनरेट हो रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं, कुछ इस तरीके का सीन रहेगा। ऐसे इसकी लेंथ बड़ी
फिर छोटा हुआ, फिर लेंथ बढ़ी। पहले एलिप्स बना देते हैं एक, पहले एलिप्स बना लेते हैं एक, ऐसा कुछ है। आप देखिए, अब आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वो चल अभी भी वैसे ही रहा है, इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन उसकी खुद की लेंथ भी बदलती जा रही होगी भाई, खुद की लेंथ भी बदलती जा रही होगी। आप इसको 3D में इमेजिन करके देखो कि यही चीज बाहर की तरफ निकल रही है, यही चीज बाहर की तरफ निकल रही है, और वेक्टर इस तरीके से चेंज हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके का यार सिंबल दिया जाता है, ये होती है एलिप्टिकली पोलराइज लाइट। इसको कहते हैं भाई एलिप्टिकली पोलराइज लाइट। भाई 11th क्लास की नहीं है ये, है ना, 11th क्लास की नहीं है। डेल्टा है आपका फेज डिफरेंस जो डी एक्साइटेशन में आता है अलग अलग एटम्स का। ठीक है सर, टेस्ट में 70-80 आ रहे हैं, 90+ कैसे करें? इस तरह के जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो यार, है ना। इनमें से मतलब ट्रेडिशनली 5-6 क्वेश्चंस आते रहे हैं हर साल मेंस में, है ना, तो इस बार भी आने की बहुत संभावना है। वही वही होता है फिर 80 से 90, 90 का 90 से 100 का सफर जो होता है। चलिए खैर, यहां तक की कहानी बच्चों अपन ने कर ली है, ठीक है ना। ये तो नेचर समझ में आ गया है, ये तो नेचर समझ में आ गया। अच्छा, कुछ स्लाइड यहाँ मिस हो गई हैं, तो उनको अपन हाथ से ही लिख के कर लेंगे। पोलराइजेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, लिखने से बचना है तो रुको मैं यार खोल लूं क्या फाइल, एक सेकेंड। ठीक है, मैं इनको लिख नहीं रहा हूं, यहीं से पढ़ दे रहा हूं कि पोलराइजेशन के जो मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, वो बहुत आया है। ब्रूस्टर एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है 5-6 बार वो मेंस में पूछ चुके हैं। संभावना है फिर से इस साल भी किसी ना किसी पेपर में उसका क्वेश्चन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, फिर इसी तरह से पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन होगा, फिर निकोल प्रिज्म की वजह से होता है, फिर एक एब्जॉर्प्शन वाला होता है और एक डाइक्रोइज्म वाला रहता है। तो ठीक है, ये सारे एक एक करके अपन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है यार, इसमें क्या होता है, मैं एक बार आपको इनके सिंबल्स को भी थोड़ा सा वापस से समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, एक इस स्लाइड को एक बार और देख लो, इस स्लाइड को एक बार और देख लो। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ओनली डिफरेंस इज ऑसिलेशन यहां पे प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहां पे इन द प्लेन ऑफ द पेपर हो रहे हैं, या बोर्ड कह सकते हो। ठीक है, अनपोलराइज्ड में हर जगह हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, रैंडमली है, मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है, तो उसको बता पाना बहुत मुश्किल है, इसको डील कर पाना हमारा आसान है। पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है भाई, है ना। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर आप एक रस्सी ले लें, है ना, ट्रांसवर्स वेव रस्सी में आप देखते हो, आपने एक ऐसे रस्सी ले ली और यहाँ एक गेट लगा दिया, बोला कि जिसको भी गेट से जाना है उसको हॉरिजॉन्टली इस स्लिट से पास करके जाना पड़ेगा। आप देखोगे ये रस्सी दूसरी साइड भी होगी यहां से, है ना, लेकिन इस तरफ कोई वेव नहीं निकल पाती है, इस तरफ कोई वेव नहीं निकल पाती है, इंटेंसिटी उसकी जीरो होती है। यही है आपका कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन का, ठीक है। ठीक है सर, टैब वाला सिस्टम कर लीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम मोस्ट लाइकली वही टैब वाला करूंगा, आई थिंक उससे बहुत इजी हो जाता है यार चीजें, है ना। ठीक है, चलिए, ये याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा, सिंपल है। प्लेन ऑफ द ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द ऑसिलेशन इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो एक रिफ्लेक्टिंग अगर हम सरफेस लें और यहां पे मैं अनपोलराइज लाइट को लेके आ रहा हूं, तो अनपोलराइज लाइट को जब मैं लेके आया तो यहां क्या होने वाला है, नॉर्मल होगा भाई यहां पे।
अब ये एयर और ग्लास हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है, मीडियम 1 मीडियम 2 हो सकता है, ठीक है ना। एयर वाटर या एयर एयर वाटर ज्यादातर लिया जाता है, पर आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी भाई। ये पूरी की पूरी स्लाइड ही मिस हो गई थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ जगह बच्चों ये डॉट बना रहा हूं, ठीक है ना, कुछ जगह मैं ये डॉट बना रहा हूं, और इसके साथ साथ जब मैं इस तरह के एरो बना दूंगा, जब इसके साथ साथ में इस तरह के कुछ एरो भी बना दूंगा, ठीक है ना, इसका मतलब है देखो मैं दोनों दिखा रहा हूं, इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और प्लेन में भी ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के हो रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह की लाइट किसी मीडियम इंटरफेस में गिरती है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है और एक रिफ्रैक्टेड होती है। अब देखिए रिफ्रैक्टेड में क्या होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, हमको इसके अंदर जाके नहीं देखना है कि सरफेस में एटॉमिक लेवल पे क्या इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से ऐसा देखा गया। ऐसा होता है इसलिए हम इसको पढ़ ले रहे हैं। आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, आप देखोगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसमें इसका कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, डॉट वाला कैरेक्टर बढ़ जा रहा है थोड़ा सा, और ये जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है। रिफ्लेक्टेड रे में ये कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो गया, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ कुछ कुछ तो हुआ एटॉमिक लेवल पे जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, इसके ऑसिलेशंस एक प्लेन में कम होने लगे। इसके साथ क्या हो रहा होगा भाई, इसमें अब ये ग्रीन वाला कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, ये ग्रीन वाला कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा भाई। और ये जो, क्योंकि इधर ये डॉट वाला ज्यादा जा रहा है तो इधर डॉट वाले थोड़े से कम हो जाएंगे, इसको बीच में थोड़ा सा, जस्ट सिंबॉलिक है भैया, ध्यान रखना, ये कोई मतलब वैसा नहीं है कि ऐसा ही होगा करके इतने ही नंबर में रहेंगे, जस्ट सिंबॉलिक है ये रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखोगे इधर थोड़ा सा ये ग्रीन वाला कम हो जाएगा और ये सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा डॉट वाला, ये डॉट वाला सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ये भी पार्शियली पोलराइज्ड हुई है, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है और ये दूसरी वाली भी। लेकिन जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी खास एंगल पे कुछ खास चीज हो रही है। और वो खास चीज क्या है कि एक कंपोनेंट जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे से कंप्लीटली मिसिंग हो जा रहा है। ये कोई खास एंगल है जिसको हम आई भी बोल दें क्या, इसको लिख देता हूं, आई बी है ये, ठीक है ना, अभी बताऊंगा आई बी क्यों है। और इसमें से ये वाला कैरेक्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा भाई, इसमें से ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और ये प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। बात समझे क्या बच्चों, बात समझे क्या। एक रफ रफ आइडिया है, इक्वल डिस्टेंस ना बोल के आप ऐसे, ये वैसे ही है यार जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, उसी तरीके से इन दो के बीच आप इनफाइनाइट ऑसिलेशन दिखा सकते हो। आप बस ऐसे देखो कि यार एक तरह का ऑसिलेशन थोड़ा कम हो गया है और किसी खास एंगल पे ऐसा देखा गया कि रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड हो गई, ये पार्शियली ही रही, और उस मोमेंट पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बना।
ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली आपकी पोलराइज्ड हो गई, और ये जो एंगल है इसको कहा जाता है ब्रूस्टर एंगल। क्यों कहा जाता है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं भाई। आप देखो ये एंगल आई बी है, तो ये एंगल भी आई बी हुआ, ये एंगल तुम्हारा आर है यहां पे, ठीक है ना, ये आई बी है, और मान लेते हैं इस एयर है, और इसको ले लेते हैं वाटर, और ये कुछ म्यू है, या मीडियम वन मीडियम टू के टर्म में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आप इन सारे एंगल का सम अगर आप देखोगे 180 डिग्री होना चाहिए, यहीं कहीं यूज कर लूं, अगले पेज पे जाने का मन नहीं है। देख लीजिए, आई बी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, ये जो है ये 180 डिग्री होने वाला है। तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जा रही है 90 डिग्री माइनस आई बी। बहुत सही है। अब क्या कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू साइन आई बाई साइन आर लेना ही पड़ेगा यार दूसरे पेज पे, कोई बात नहीं। तो ये जो साइन 1 साइन आई बी है, ये तुम्हारा कितना बनेगा, म्यू साइन आर बनेगा, स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये साइन आई बी इज म्यू साइन ऑफ 90 माइनस आई बी बन रहा है तुम्हारा भैया। यहां से आपको एक फेमस रिलेशन मिल जाएगी, tan ऑफ आई बी जो है ये म्यू है। 2-3 बार तो क्वेश्चन इसी पे पूछ लिया गया है, 2-3 बार तो क्वेश्चन इसी पे पूछ लिया गया है। अच्छा, ये एक ऐसा एंगल है जिसमें एक दूसरी तरह की लाइट पूरी तरह से मिसिंग भी हो जाती है। आप समझ रहे हो, एक दूसरा कंपोनेंट जो है पूरा पूरा उधर चला गया, कुछ केसेस में एकदम नेग्लिजिबल बन जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला कंपोनेंट ये एकदम नेग्लिजिबल होगा यहाँ पे, और इसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं लिटरली जीरो के आसपास, सारा का सारा उधर ही चला जाता है भाई। सर आई ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनआईटी दिल्ली मैकेनिकल, शुड आई टेक सेकेंड? अरे नहीं भाई, कॉलेज जाओ, कॉलेज में मचाने की कोशिश करो, वहां अपने ग्रेड्स अच्छे करो। इस कोचिंग दुनिया से जितनी जल्दी निकल सको उतना बढ़िया है। बच्चों बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई? तो इसको कहा जाता है ब्रूस्टर्स लॉ। समझे? समझे क्या हो रहा है? जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी वो मैंने शायद गलत जगह बना दिया है भाई, इधर बनाना था कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। याद रहेगा? सबको याद रहेगा? सर अपनी कक्षा पे टेस्ट कब से शुरू होंगे? हो जाने चाहिए यार जल्दी, इसी वीक। देखो इस वीक कुछ नोटिफिकेशन आता है, नहीं तो मुझसे ले लेना यार, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, तुम ले लेना, ठीक है? सर बोर्ड्स में टॉप कैसे मारूं? चलिए, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, नोट्स भी आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगला वाला है, मैं सेम ऑर्डर में जाऊंगा जिसमें मैंने लिखे थे, है ना। दूसरा है बाई रिफ्लेक्शन बच्चों, है ना। रिफ्लेक्शन हो गया, बाई रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता है देखिए, बाई रिफ्रैक्शन में पोलराइजेशन, बाई रिफ्रैक्शन में इसी का प्रयोग है, इसी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या जुगाड़ लगाते हैं भाई, इसमें क्या जुगाड़ लगाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। आप देखिए, हमने अभी एक चीज नोटिस की कि यार किसी खास एंगल पे गिराने पे इसमें बहुत कम ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स बचते हैं, बहुत कम बचते हैं, ज्यादातर जो हैं ये प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर यही प्रोसेस मल्टीपल टाइम की जाए, मतलब यही सेटअप इस लाइट को फिर से इसी में गिरा दिया जाए,
क्या होगा फिर से और कम हो जाएगा, थोड़ा और किया और कम हो जाएगा, 3-4 बार इस तरह के इंटरफेसेस से निकाला तो आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टेड रे भी आपकी जो है पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड बन जाएगी। चलिए देखते हैं इसका सीन कैसा है। इसका सीन कुछ इस तरीके से है बच्चों कि आप थिन ग्लास प्लेट्स बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हो, ठीक है ना, बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हो और एक एक करके एयर ग्लास इंटरफेस पे ब्रूस्टर एंगल पे लाइट रे को गिराते चले जाते हो। मान लेते हैं यहां कहीं ले रहा हूं, ये नॉर्मल है, इधर कहीं लेते हैं। तो अब देखिए क्या होने वाला है, लाइट रे को आईबी एंगल पे गिराया आपने, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है ना, अनपोलराइज लाइट है, आईबी पे गिराया। तो हमें ये मालूम है कि यार ये जो रिफ्लेक्टेड है ये तो प्लेन पोलराइज्ड बन के जाती है, ये तो प्लेन पोलराइज बन के जाती है। इसमें दूसरे प्लेन का कैरेक्टर जो है या कंपोनेंट जो है वो काफी कम हो जाता है। थिन प्लेट्स हैं ये, थिन प्लेट्स हैं भैया, जो आप कहोगे सर बीच में गायब हो गई है, तो मैं इनकी थिकनेस को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। एयर ग्लास इंटरफेस है, फिर से यही जुगाड़ लगा दो यार इसमें, फिर से यही जुगाड़ लगा दो, क्या होगा और उस कैरेक्टर को ये कम करेगा। जब दोबारा से ये ब्रूस्टर एंगल पे गिराई जाएगी, ये वापस से आईबी पे गिराया, हमने देखा कि यार जो रिफ्लेक्टेड वाला है उसमें वो तो फिर से प्लेन पोलराइज्ड बनी, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं आफ्टर पासिंग थ्रू लार्ज नंबर ऑफ सच प्लेट्स, एक टाइम पे यहां पे ये वाला कंपोनेंट रिफ्रैक्टेड रे भी आपकी प्लेन पोलराइज्ड बन जा रही है भाई। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। सर दिल्ली में एनआईटी है ही नहीं, मोस्ट लाइकली वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को कह रहा होगा, है ना, वहाँ की एनआईटी वही है। अच्छा कॉलेज है भाई, डीसीई जो है, अभी नाम बदल दिया हो तो नहीं पता है मुझे उसका, अच्छा कॉलेज है वो भी। कहानी समझ में आई बच्चों, यहाँ पे कहानी समझ में आई। अब मैं हाथ से ही लिख दूंगा यार कि इसमें ये सारे कैरेक्टर थे, इक्वली इंटेंसिटी के थे, मान लेते हैं कुछ इस तरह का। प्लेन पोलराइज्ड में ये वाला कैरेक्टर निकल गया इसमें से, प्लेन पोलराइज में ये वाला, इसमें क्या रहा, ये वाले ज्यादा थे, डॉटेड वाले कम बचे हैं, बट कम हो गए थोड़े से। दो दिखा देता हूं यहां सिंबॉलिकली। तो अगले वाले में क्या हुआ, ये कैरेक्टर मेरे दोस्त और कम हो गया, एक बचा। अगेन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, फाइनली ये भी तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट रे बन के निकली, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ग्लास प्लेट्स यूज की गई हैं। मुझे बताओ क्या इस मेथड के साथ कोई दिक्कत है, क्या इस मेथड के साथ दिक्कत है, जल्दी बताओ, अब थोड़ा सा सोचो आप लोग भी, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में एक बार। हाँ सबको आशीर्वाद है भाई, सबको आशीर्वाद है। सर 2025 का भाई 2025 मेरे दिमाग में अभी दूर दूर तक नहीं है, अभी मेरे ये जो छोकरे हैं ना ये 2024 वाले भाई, इनकी 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 जिंदगी सुधारनी है पहले। आप तो हो ना, 1 साल रुकोगे चमका देंगे आपको, ठीक है। ये क्या है, ये हर एक के साथ इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। यहां पे मान लो इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी, यहां से रिफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी थोड़ी और कम हो गई होगी, यहां पे थोड़ी और कम हो गई होगी, यहां पे थोड़ी और कम हो गई होगी। तो ये जो आई एन है ये बहुत छोटा हो जाता है, I3 लेस देन I2 लेस देन I1, ठीक है ना। इंटेंसिटी रिड्यूसेस ड्यू टू थिन प्लेट सिस्टम।
तो उतना प्रिफर्ड मेथड नहीं है ये, ठीक है ना, उतना प्रिफर्ड मेथड नहीं है। बट आप लिख सकते हो, अगर कहीं पे भी आपको लिखना हो, ये डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कई बार पूछ लिया जाएगा आपसे, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। ये कैसे डिफाइन किया जाता है भाई? एक को पैरेलल और परपेंडिकुलर बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, आई पैरेलल माइनस आई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आई पैरेलल प्लस आई परपेंडिकुलर, इनके मॉड वैल्यूज। मतलब ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है, उनका रेशियो, उनका रेशियो भाई, समझ में आ गई भाई? नहीं यार दोस्त, 2025 के लिए नहीं, इन बच्चों का टाइम क्यों बर्बाद करना, है ना, इन बच्चों का टाइम क्यों बर्बाद करना। ये रिफ्रैक्शन के द्वारा भी हो गया यार, ठीक है, रिफ्रैक्शन के द्वारा हो गया। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से कई बार क्वेश्चंस आते रहे हैं, थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यार। डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन मेथड, ये क्या बवाल है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो यार कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, आपने देखे हैं क्रिस्टल, वो हीरे जैसे चमकने वाले पत्थर जो होते हैं, महंगे भी मिलते हैं काफी, मॉल्स वगैरह में आपने देखी होगी, एक आधी दुकान होती है जहां पे क्रिस्टल्स रहते हैं। सर इंटेंसिटी मतलब एनर्जी बेटा, एनर्जी, ठीक है ना। क्रिस्टल्स जो होते हैं उसी तरीके से कुछ कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ये जो क्रिस्टल्स हैं, जब इनमें से लाइट रे निकलती है तो कुछ विशेष चीज होती है भाई। आप देखोगे कि एक लाइट रे आई, मीडियम पे गिरी भाई वो, ठीक है ना, एक लाइट आई, ऑर्डिनरी लाइट थी, इसको पता नहीं था इसके साथ होने क्या वाला है, और देखा गया कि यार यहां से ना दो लाइट रेज निकल रही हैं। एक लाइट रे तो बहुत बदतमीज टाइप की थी, वो फॉलो ही नहीं करती है स्नेल्स लॉ को, वो फॉलो ही नहीं कर रही थी स्नेल्स लॉ को, है ना। एक लाइट रे ऐसी थी जो स्नेल्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मीडियम सेम है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। इन क्रिस्टल से जब इस लाइट रे को निकाला गया, और ये ऑर्डिनरी लाइट थी, ये ऑर्डिनरी लाइट थी, सारे ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं, है ना, हर तरह का मिक्स ऑसिलेशंस वाली लाइट थी, पोलराइज्ड थी, लेकिन पोलराइज्ड थी, ठीक है। इनमें से एक लाइट रे जो फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना, जो ये फॉलो नहीं करती है, उसके साथ क्या होता है, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ई रे। जो स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं कर रही है उसको कहा जाता है ई रे, और इसको कहा जाता है ओ रे, ऑर्डिनरी रे, मतलब स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। अगर ये एंगल आई है तो ये आपका आर है, ठीक है, दिस गोज अनडेविएटेड, ये वाला एंगल आई है आपका, ठीक है, क्लियर है। अब इनमें कौन से प्लेन के ऑसिलेशन ज्यादातर होते हैं यार, आप देख लो ऐसे, जो ऑर्डिनरी रे है ये थोड़ी सी पार्शियली पोलराइज्ड होती है, मतलब इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होंगे, ये वाला ज्यादा होगा, डॉट वाला ज्यादा कैरेक्टर होगा, बीच बीच में ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे है वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होती है, पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होती है यार। ये मिक्स है ना, इतना ही दिखा सकता हूँ, और एक दो बना देते हैं तीर,
यहाँ बना दूँ? दिख रहा है आपको? दिख रहा है भैया? बता दीजिए। देखिए, सर ये पहली बार पढ़ा है टॉपिक। पीयूष, आप ही कमेंट कर रहे थे ना ये कौन सा टॉपिक है। हाँ, मैंने देखा कुछ बच्चे आने से पहले क्लास में कि सर ये कौन सा टॉपिक है, मेंस के सिलेबस में है या नहीं है। अरे है भाई, ये सब है। आसान टॉपिक है, छोड़ देते हैं यार लड़के, इनको छोड़ ही देते हैं ऐसे ही। सर आपके थर्मो एंड हीट के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं डाल दूंगा उधर हार्ड कॉपी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड भी होगी, बट देखो ना हम बात किसकी कर रहे हैं, हम डबल रिफ्रैक्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, दो दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। अगर बच्चों आप यहाँ पे अपनी आंख रखेंगे ना, आप अपनी अगर आंखें रखेंगे यहाँ पे, आपको दो इमेजेस दिखेंगे। दुनिया में एक ही चीज की दो इमेजेस आपको दिख रही होंगी। और मजे की बात यह है, जब आप क्रिस्टल को रोटेट करोगे ऐसे ऐसे, एक इमेज तो फिक्स रहेगी और दूसरी इमेज उसके चारों तरफ रोटेट कर रही होगी। बात समझ में आई आपको? देखो भोलेनाथ क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन दे देंगे इसमें से पोलराइड के ऊपर, और फिर आपको अच्छा लगेगा। आप जिस जिसके भी पेपर में पोलराइजेशन का क्वेश्चन आए, आके इस वीडियो पे कमेंट कर देना सारे। ठीक है ना? ठीक है सर, मैं पिछली बार छोड़ के गया था और इससे मेरी शिफ्ट में सवाल आ गया था। श्योर होता है। कुछ तो है यार इस पेपर में ना, मतलब जेई वाले जो पेपर बनाते हैं, जो छोड़ के जाओगे उसी से क्वेश्चन मिलेगा। जो छोड़ के जाओगे उसी से क्वेश्चन मिलेगा। अभी अभी कराऊंगा यश बेटा, अभी आगे के क्वेश्चन में करवाऊंगा। इसमें जो जो जिस तरह के आए हैं पीवाईक्यूज, आप देखोगे इस थ्योरी में ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपका मिस ही नहीं होगा क्वेश्चन। जितना पढ़ाया है उसके बाद वो सारे क्वेश्चन हम करके देखेंगे, आपसे सारे बन जाएंगे। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? अगर ये क्लियर है तो बताओ, फिर आगे की कहानी चले। और इसमें सिंपल सा चीज है, आप अगर इसको क्रिस्टल को घुमाओगे तो एक रे दूसरे के सामने, दूसरे के राउंड घूमती है। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ देता हूं यार, लिखने का मेरे अंदर एंतु है नहीं, उन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसमें ना इक्वल इंटेंसिटी होगी दोनों की, ये भी दिया हुआ है। बोला गया है कि यार ई रे गेट्स अनडेविड, बस चल बता दिया है मैंने सारी चीजें। चलिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, निकोल प्रिज्म। ठीक है ना? निकोल प्रिज्म में क्या होता है यार, कि एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है, और जो ऑर्डिनरी रे होती है उसको दो बार टीआईआर का प्रयोग करके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके, क्या करते हैं यार, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को सेपरेट किया जाता है। अब देखिए, यहां से सेपरेट करने का जुगाड़ नहीं है अपने पास भाई। ये लाइट रेज तो हर जगह प्रेजेंट रहेंगी, दो दो इमेज दिखेंगी। कैसे इनको सेपरेट किया जाए, उसका है कहानी निकोल प्रिज्म का, और वो इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा सा। तो आप क्या करोगे ना इसमें, ये कैल्साइट के दो क्रिस्टल ले लेंगे आप, कैल्साइट के दो क्रिस्टल ले लेंगे, कैसे भी जोड़ देते हैं इनको, और इनके बीच में एक सीमेंट होता है, कनाडा बाल्सम सीमेंट, है ना, उसकी सहायता से इसको जोड़ देंगे भाई। अब देखिए यहां पे आपने कुछ भर दिया है इस जगह, इस जगह। तो ये नॉर्मल प्रिज्म्स ही हैं, बट ये किससे बने हुए हैं? ये किससे बने हुए हैं बच्चों? ये बने हैं कैल्साइट के। ताकि ताकि आपका ई रे एंड ओ रे का प्रोडक्शन किया जा सके। हमें चाहिए हमें चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट। और यहां पे जो यूज होता है कनाडा बाल्सम सीमेंट होता है, उससे हमने इसको जोड़ा है। ठीक है,
अब सीन देखिए यहाँ क्या होने वाला है, ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी बी जो है म्यू कैल्साइट से थोड़ा सा कम रखा जाता है। मतलब ये है कि म्यू कैल्साइट जो है बड़ा है म्यू कैनेडा बाल्सम से। अब देखिए यहां होने क्या वाला है, पहले प्रिज्म से जब ये लाइट निकल रही होगी, ठीक है ना, पहले प्रिज्म से जब ये लाइट निकल रही होगी तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बनी है और दूसरी ऑर्डिनरी रे बनी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है ईएम वेव्स का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, 100% मिलेगा ही उससे क्वेश्चन का। अगर मान लो 5 शिफ्ट हैं तो 4 में संभावना है कि उसका क्वेश्चन आपको मिल जाए। रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं ईएम वेव्स के। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे। इसमें इसके सारे कहानियां रायते जितने हैं समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, तो ये जो लाइट आ रही थी, एक तो गई अनडेविएटेड, एक तो गई अनडेविएटेड। ऑर्डिनरी रे के साथ क्या होने वाला है, ऑर्डिनरी रे के साथ ये होने वाला है कि भैया ये यहां से ऐसे अलग हो गई, ठीक है ना, ऐसे अलग हो गई, और यहां पे कराना है हमको टी आई आर, यहां पे कराना है दोस्त हमको टी आई आर। तब क्या होने वाला है, अब तो ये जो ऑर्डिनरी रे है ये बाहर निकल जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है ये प्लेन पोलराइज्ड है और हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे मिल चुकी है। अगर मतलब मैं बात करूं यहां पे कौन से ऑसिलेशन लें भाई, इसका प्रयोग कर लें, देख लो। यहां के बाद ये ऑसिलेशन वाले इधर आ गए। सिंपल है ना बच्चों, ये मतलब याद रखा जा सकता है। एक पूछ रहा था एनसीईआरटी में कहाँ है, भाई एनसीईआरटी में है ये सारे टॉपिक। मेरा भैया बहुत परेशान था, वो कहने लगे ये सब सुना नहीं है, कहाँ से आ रहा है जेई मेंस पे। बच्चों समझ गए इन दो लाइट रेस को कैसे अलग अलग किया जाएगा। ऑर्डिनरी का टीआईआर करा दिया, ठीक है, ओ रे कहीं और चली गई, हमारा सेपरेट हो गई प्लेन पोलराइज लाइट रे। निकोल प्रिज्म बहुत स्टैंडर्ड है। सर आप इतना मेहनत कैसे कर पाते हैं, हाईली इंस्पायर्ड। भाई देखो गरीब आदमी के पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता है यार, है ना, मेहनत ही करनी होती है उसकी। तुम भी करो, मास्टर भी करेगा तो रिजल्ट आ जाते हैं। सर ई रे में एम्पलीट्यूड कम हो गया है क्या, अरे नहीं, जगह नहीं थी इसलिए इसलिए ऐसा बना दिया है, कम नहीं हुआ है, ठीक है ना, कम नहीं हुआ है। बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, कैसे कवर करूं। द्विवेदी जी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, कम करना है ना, और मेंस 1 में नहीं हो पा रहा है तो मेंस 2 तक कर लो यार, कर लो। अच्छा चलो आपको मैं बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर आप रोज हमको गरियाते रहते हो नॉर्मल क्लासेस में, जब आप यूट्यूब पे क्लास लेते हो तो आप किसी को कुछ नहीं कहते हो, है ना। तो यार नॉर्मल है, देखो यूट्यूब वाले कुछ बच्चे जो होंगे शायद पहली बार ही अटेंड कर रहे होंगे क्लासेस, है ना, तुम रोज मिलते हो तो तुम्हारी कुटाई अलग तरीके से होती है, ट्रीटमेंट, ठीक है। हाँ अभी चलते रहेंगे यार, जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सारे कवर कर लूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से भी कुछ लगा दूंगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे वो, लेकिन 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में रहेंगे कुछ 10 टॉपिक के, डेली एक प्रॉब्लली रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यार अगला जो है मेथड उसको भी देख लीजिए, सिंपल सा है, मैंने मॉडर्न में इसको करा दिया था, अगर आपको याद हो मॉडर्न फिजिक्स में मैंने इसको करा दिया था, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। बाय डाइक्रोइज्म, इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये 3 बार क्वेश्चन आया है, 3 बार सेम क्वेश्चन दे दिया। तो होता क्या है यार, इसमें कोई मटेरियल रहता है, ठीक है ना, और वो मटेरियल इस तरीके से रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके सर्टेन कंपोनेंट्स को वो एब्जॉर्ब करने लगता है। मतलब मटेरियल के अंदर के जो एटम्स हैं,
मटेरियल के अंदर के जो एटम्स हैं वो इस लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं, तो कुछ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सब गायब हो जाने वाले हैं। इतना सिंपल है। 3 बार आया है इस पे, सिंपल सी चीज पे क्वेश्चन। एक बार एक्सरे का बना के, एक बार ईएम वेव्स का बना के, एक बार पोलराइजेशन का बना के, कहानी सबकी सेम है। और आप इसको पढ़ते भी हैं किस में, आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले में। होता क्या है बच्चों, यहां से प्लेन पोलराइज लाइट रे आ रही थी तुम्हारी, ठीक है। कुछ फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो गया भाई, कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए भाई इस तरीके से। मतलब ये परपेंडिकुलर वालों के आप देखिए यहां पे एम्पलीट्यूड कम होने लगे भाई। देख ले इस बार एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो इसके परपेंडिकुलर थे ये वैसे ही बने रहे, ये वैसे ही बने रहे। तो क्या होगा, एक टाइम पे जाने के बाद, एक टाइम पे जाने के बाद आपको केवल और केवल प्लेन पोलराइज लाइट ही मिलने वाली है। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं एक्चुअल में, तो प्लेन पोलराइज लाइट रे यहाँ मिलेगी। अगर मैं इसको बनाऊं तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल है, बनाने में तकलीफ होती, इसलिए स्ट्रेट लाइन से काम चला लिया यार, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। गु, गुलशन को मत कहो यार कुछ, गुलशन को बहुत डांट पड़ती है। गुलशन को कोई कुछ नहीं कहेगा, गुलशन को किसी ने कुछ नहीं कहना है भाई। चलिए, यहां मान लो इंटेंसिटी ये बच्चों आई नॉट थी, और इसका म्यू दिया है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। कितने बच्चों को ये याद है? अभी एक्सरेज में इसके बारे में बताया था और मैंने बोला था कि यार ये हर जगह यूज होगा, सारे ईएम वेव्स के लिए यूज होगा। तो ये जो इंटेंसिटी एट एक्स होती है, इंटेंसिटी एट एक्स जो होती है वो होती है यार आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। तो एक्सपोनेंशियली ये इंटेंसिटी कम होती चली जाती है भाई, ठीक है। याद आ गया? बोला था मैंने तब भी कि पोलराइजेशन में भी एक बार आएगा, आपका रिवीजन हो गया, आप कभी मत भूलना। किसी भी ईएम वेव के लिए वैलिड है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना। हाँ, ये मॉडर्न में पढ़ाया था, बस उसी का एक्सटेंशन बताना है कि आपको यार यहाँ पे भी ऐसे ही काम होता है, एक्सरेज में भी ऐसे ही काम होता है, ईएम वेव्स के लिए भी ऐसे ही काम होता है, क्योंकि ये सब ईएम वेव्स ही तो हैं। एक्सरेज भी ईएम वेव है, आपका लाइट रेज जो है विजिबल रेंज में वो भी आपकी ईएम वेव्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और है, आखिरी बचा है, आखिरी मेथड है ये। इसके बाद सीधे सीधे अपन मैलस लॉ पे आ जाएंगे। मल्लूज लॉ, मैलस लॉ, जो भी बोलते हो, मालूज लॉ, वो सब चलेगा आपकी अपनी भाषा में। एक होता है बाई स्कैटरिंग। बाई स्कैटरिंग, तो ये जो एटम्स होते हैं कुछ इसमें ऐसा होता है कि जब ऑर्डिनरी लाइट आके गिरी इस पे, मतलब सब तरह के ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं। ये ध्यान रखना, ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें इनिशियल डायरेक्शन का काफ़ी फर्क पड़ता है, और ऐसा देखा गया है कि जो मीडियम में पार्टिकल्स रहते हैं उनकी वजह से ये लाइट रेज जो हैं स्कैटर होती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देखी गई कि यार इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जितनी भी लाइट रेज निकल रही थी, इसके परपेंडिकुलर में जितनी भी लाइट रेज निकल रही थी, वो सब की सब, वो सब की सब प्लेन पोलराइज लाइट थी, ठीक है ना। वो सब की सब, सिंबॉलिकली ऐसे बना दे रहा हूं यार, वो सब की सब प्लेन पोलराइज लाइट थी, और बाकी जितनी थी वो सब पार्शली पोलराइज थी।
बाकी जितनी थी वो पार्शली पोलराइज थी, मतलब सब कंपोनेंट्स थे उसमें। ऐसे बना दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अच्छा, ये तुरंत नहीं होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये तुरंत नहीं होता है, ये कैरेक्टर इनमें कम हो जाएंगे, ठीक है ना, ये वाले बने रहेंगे भाई। ये डॉट वाले कैरेक्टर कम हो जाएंगे। अच्छा, इस पे आप कभी कह नहीं सकते हो यार, इतना हमको डिटेल में भी नहीं जाना है कि कौन सा वाला गायब होने वाला है। समझ में आई बात? तो इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो लाइट रेज हैं वो प्लेन पोलराइज्ड पाई गई यार। होता क्या है, आई एनर्जी पहले तो वो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके उसके बाद री रेडिएट करती है। मतलब पहले एटम का एक्साइटेशन होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जब बहुत सारे फोटॉन्स रिलीज होते हैं, है ना? क्यों होता है ऐसा यार, उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है, इतना बस ध्यान रखना कि ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, री रेडिएशन, आप देखोगे कि इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली जो है वो प्लेन पोलराइज्ड हो गई है। ठीक है सर, आपका बर्थडे कब है? 1 नवंबर को निकल गया यार। डॉट का मतलब यार परपेंडिकुलर प्लेन में, ये बता चुका हूं पीछे, आई थिंक आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो। चलिए यार, अब आ रहा है इस पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैलस लॉ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से ही आए हुए हैं। अभी देखना, लाइन से क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए हैं। तो ये क्या कहता है यार, ये क्या कहता है, अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट है, ध्यान रखिए मैं बात कर रहा हूं प्लेन पोलराइज लाइट की, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी एनालाइजर से पास करती है या किसी पोलराइजर से पास करती है, दोनों सेम ही डिवाइस होती है भाई, ठीक है ना, दोनों सेम ही डिवाइस होती हैं। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे जा रही है, ये इसका इसका जो ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैं प्लेन ऑफ द बोर्ड मान रहा हूं। और इसको जब हम पास कराते हैं बच्चों, किससे, एक पोलराइजर से, जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस मतलब अगर यहां मैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट ले रहा हूं ना, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट ले रहा हूं, और यहां बना देते हैं भाई, ये है इसका ट्रांसमिशन एक्सिस, ऐसे ही। तो ये सारी की सारी लाइट रेज ज्यों की त्यों बाहर निकल जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो ऐसा देखा गया कि यार इंटेंसिटी जो है बाहर आने के बाद भी सेम बनी रही। इसको कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। फिर एक इसी तरीके का और एक्सपेरिमेंट किया गया। अच्छा, ये आप वो 3D मूवीज जो चलती थी उसमें आप देखोगे ना, बिल्कुल इसी पद्धति पे काम करता है। वो जो चश्मे मिलते हैं ना सिनेमा हॉल में, जो सिनेमा हॉल में चश्मे मिलते हैं, वो इसी पद्धति पे काम करते हैं भाई। कभी उसको अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने उसको देखने की कोशिश करेंगे तो एक साइड के ग्लास से लैपटॉप की स्क्रीन बहुत अच्छी दिख रही होगी, और दूसरे साइड से देखने पे वो काली काली हो जाएगी, ठीक है ना। 3D वाले जो 3D मूवीज के चश्मे जो होते हैं, यहाँ पे देखा गया यार इंटेंसिटी जो है जीरो बन गई, मतलब ये कुछ निकला ही नहीं इसमें से, ये कुछ निकला ही नहीं, ठीक है। ट्रांसमिशन एक्सिस इस बार हमने 90 डिग्री से अगर उसके घुमा के रख दी थी, तो हमको कुछ मिला ही नहीं उसमें, कोई लाइट रे बाहर नहीं निकल पाई। यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो कर दी, कुछ बाहर निकला ही नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने रस्सी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, थोड़ी देर पहले मैंने रस्सी का एग्जाम्पल लेके समझाया था। तो ये क्या कहता है भाई, ये अपना मल्लू भैया क्या कहता है, ये कहते हैं कि अगर ये ट्रांसमिशन एक्सिस किसी जनरल एंगल थीटा पे रखी जाए, अगर ये किसी जनरल एंगल थीटा पे रखी जाए, तो निकलने वाली जो लाइट रे है
वो भी प्लेन पोलराइज्ड ही होती है। निकलने वाली जो लाइट रे है ये भी प्लेन पोलराइज्ड ही होती है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो थीटा एंगल पे रोटेट हो चुकी होती है। ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो थीटा एंगल पे रोटेट हो चुकी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का जो प्लेन है वो बदल जाएगा। ये सब थीटा एंगल पे ही निकल के जा रही होंगे, और इंटेंसिटी में इसकी वजह से चेंज आ जाता है। ऐसा पाया गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बन गई भाई। यही है मेलस लॉ। इसी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी करवाता हूँ इसकी एक बार थोड़ा सा फंडे बता दूं, फिर आप करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे। सर हमारे गांव में 50% लोगों का बर्थडे ऑन आधार कार्ड 1 जनवरी है। सर क्लास 11 बजे तक रहेगी। अरे जस्ट खत्म कर देते हैं इसको, है ना। अच्छे से कर लो। श्योर शॉट तुमको बहुत संभावना है कि एक क्वेश्चन जो आएगा उसको कर ही लोगे। मतलब अगर एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए वैसे उसको गलती करने के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं। आप खुद ही देखो, आपके सराउंडिंग में ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ के जा रहे होंगे। जो छोड़ के जा रहा है वो तो आपके कंपटीशन में है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे इनको कर ले रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक, 3 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 नंबर रैंक ज़मीन आसमान का अंतर दे सकती है यार 4 नंबर पे, तो इनको करके जाइएगा। स्वयं सुनो तो यार, मास्टर जी की बात सुना करो सर। पीपीएल बनाने से पहले भी तो कोई फॉर्मूला आता है। देख, आधा ज्ञान लेगा तो जेई वाले पटक के मारते हैं बिल्कुल, है ना। हाँ, डिफ्रैक्शन भी करा दूंगा, अगर समय परमिट करेगा तो करा दूंगा, ठीक है ना। अभी तो जस्ट करते जाओ यार, धीरे धीरे ये देखते जाओ। डिफ्रैक्शन बहुत छोटा सा है, क्योंकि इन्होंने रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के हटा दिए, तो उसके बाद डिफ्रैक्शन में कुछ बचा नहीं है, केवल मैक्सिमा मिनिमा और उनके पोजीशंस निकालने हैं। तो वो जल्दी हो जाएगा, वो मे बी हार्डली 20 मिनट्स लगेगा उसको करने में। इसमें है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं अच्छे से। डिफ्रैक्शन में वो वाला पार्ट हटा दिया है, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा जो हटा दिया है। मेन वन में आ गया तो मेन टू के लिए पढ़ा दूंगा। अब जरा देखो बच्चों से गलती कहाँ होती है, ठीक है ना। बच्चों से गलती होती कहाँ है? अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट की जगह ऑर्डिनरी लाइट भेजें, अगर हम ऑर्डिनरी लाइट भेजें इंटेंसिटी आई नॉट की, तो क्या होने वाला है? ये ऑर्डिनरी लाइट रे को यार मैं इस तरीके से दर्शा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, इसके अलग अलग प्लेन में अलग अलग एंगल बन रहे होंगे यार। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट रेज यहाँ पे थीटा 1 का एंगल बना रही होंगे, कुछ थीटा 2 बनाएंगे, कुछ थीटा 3 बनाएंगे, कुछ थीटा 4 बनाएंगे। इस तरीके से हर एक अलग अलग एंगल बना के काम चल रहा होगा यार। इसको मैं पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहां से जो लाइट रे निकली है दोस्त, है ना, यहां से जो लाइट रे निकली है इसको यहां ले आते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। ये देख लो यार, इस तरीके की जो लाइट रे निकली, अब इसकी इंटेंसिटी जो थी, है ना, इसकी जो इंटेंसिटी थी थोड़ी सी चेंज हो गई यार। कितनी ज्यादा बन गई भाई। ऐसे से काम चला लेते हैं। यहां जो इंटेंसिटी निकली वो इंटेंसिटी I0/2 होती है। सर ये कैसे बताया आपने, ये कैसे बताया? तो जरा ध्यान देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जरा देखते जाइए।
थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, यही करना है यार। हर एक के प्रति जो हर एक की अपनी अलग अलग इंटेंसिटी है, क्योंकि इंडिविजुअल तो वो प्लेन पोलराइज्ड ही है। अब अगर मैं एवरेज इंटेंसिटी लिखूं यहां पे, ये जो आई एवरेज है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यार कि जो भी मेरी इंटेंसिटी बाहर मिल रही है मुझे, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे इसका एवरेज लेना पड़ेगा। आई नॉट जो है ये कांस्टेंट टर्म है, कॉस स्क्वायर थीटा। आप गणित के छात्र हैं, आपको पता होगा यार, कॉस फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू है कॉस स्क्वायर का 1/2 होता है। तो इस तरीके से अपन आई एवरेज जो है कितना लिख लेते हैं, I0/2 लिख देते हैं। ये कौन सी है, ऑर्डिनरी लाइट है ये। मेलस लॉ लगता किसके लिए है, मेलस लॉ लगता है प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, ये लगता है प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। लेकिन अगर अनपोलराइज लाइट दी हुई है, ऑर्डिनरी लाइट दी हुई है, तो उसकी वजह से जो है यार, उसकी वजह से जो है, हाँ एसी में एवरेज निकलवाया हुआ है आपको, ये एसी में एवरेज निकलवाया हुआ है आपको। तो आप समझे ना कि जब ऑर्डिनरी लाइट निकलेगी इससे, पोलराइजर से, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे एवरेज ओवर थीटा लेना है। थीटा 0 से 2 पाई है, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ एंगल ऑफ 0 to 2 पाई। आप निकाल के देखना 1/2 आएगी। तो ये कहानी है। अब हर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जब भी मेलस लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है, पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, आप करोगे कि यार लाइट रे आपको ऑर्डिनरी दी है या प्लेन पोलराइज दी है। उसके बेसिस पे आप फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जाएंगे और तब जाके आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मान लो यही है, इसको मैं जरा कॉपी करता हूं और एक और ऐड कर देते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं यार, इसको छोटा कर लिया, इसको भी छोटा कर लिया। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे होगा कि यार दो दो दे देंगे, है ना, एक को पोलराइजर और एक को एनालाइजर बोल देंगे। वर्टिकल से हम यहाँ एंगल लिख रहे हैं, ये एंगल थीटा 1 था भाई, ठीक है। और इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि दूसरी लाइट का इस हॉरिजॉन्टल वाले में से, मतलब परपेंडिकुलर ही है, और ये एंगल दे दिया जाए आपको, थीटा 2 दे दिया जाए यहाँ पे, और पूछे कि यार इंटेंसिटी बताओ कितनी है। पहले वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा 1 था वर्टिकल वाली लाइन से, दूसरे वाले का थीटा 2 है लेकिन दूसरी जगह से है। आपसे पूछेगा बताइए इसकी इंटेंसिटी यहां कितने होने वाली है। चूंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट है, तो यहां तो हमको कुछ सोचना नहीं है, ना ही कुछ एवरेज वैल्यू लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे। लेकिन बच्चों जब आप देखने जाओगे, अब जब आप देखने जाओगे, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये शुरू वाली थी, इससे थीटा 1 एंगल बनाया। अब जो लाइट रे यहां निकल रही है, अब जो ये लाइट रे इसके आगे निकल रही है, ये थीटा 1 एंगल पे निकलती जा रही है। दूसरा वाला जो पोलराइजर था वो वर्टिकल से 90 माइनस थीटा 2 पे अटका हुआ है। ये एंगल जो है, ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा 2। अब जरा इसको लेके जाइए, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या, ऐसे कर लेते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमको क्या चाहिए भाई, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। इसको जब मैं लेके गया यहाँ पे, अब देखो, अब देखिए, ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल 90 माइनस थीटा 2 है। मुझे इंटेंसिटी के फॉर्मूले के लिए चाहिए ये वाला। इस इंटेंसिटी को मैं I1 कह रहा हूं,
पोलराइजर P1 से निकलने के बाद, पोलराइजर P2 से निकलने के बाद मुझे बस देखना है नई वाली ट्रांसमिशन एक्सिस से पुराना वाला कितना एंगल बना रहा है। वो बना रहा है ये वाला एंगल, ये 90 माइनस थीटा टू है, तो कितना बनेगा 90 माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन। बहुत केयरफुल होके यार इस जगह पे आपको काम करना है, बहुत केयरफुल होके आपको इस जगह पे काम करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया I2 बताइए दूसरे पोलराइजर से निकलने के बाद कितनी इंटेंसिटी बनेगी। तो आपको तो मल्लूस लॉ लगाना है। I2 जो बनेगी, आप लिखोगे I1, इस एंगल को मैं बीटा अगर बोल दूं तो कॉस स्क्वायर बीटा बोलेंगे। I1 की भी वैल्यू रखिए, तो ये जो I2 आएगी, ये आएगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ दिस कॉस स्क्वायर बीटा। समझे क्या बच्चों, किस तरीके से आपको इंटेंसिटीज लिख देनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। तो यहाँ लिख दूं फाइनल आंसर, सेकंड पोलराइजर के बाद आपको जो इंटेंसिटी मिल रही है, एवरेज इंटेंसिटी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा वन इंटू कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू। ये आपका आंसर बनेगा जाके। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या बच्चों, याद रहेगा क्या? बस आपको बच्चे कहाँ गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ, आधे इसको भूल जाते हैं, या तो वो किताब से रट लेते हैं या फिर जो भी है। आप इसमें हमेशा ध्यान दो, पहले वाले पे प्लेन पोलराइज गिर रही है या अनपोलराइज गिर रही है। चलिए इसी चीज को मैं अब तुम जानते हो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे कम से कम काम करना पड़े, और इसको यहाँ ले आए। और इस बार इस पूरे को और छोटा कर लेंगे। सर इतना क्यों? ताकि यार मेहनत कम करनी पड़े अपने को, जगह कमी पड़ जा रही है। देखते जाना। अब ये वाली के पहले भी एक लगा रखा था हमने, ठीक है, मेला चल रहा था तो मेला से खरीद लिया अपन ने, क्या किया इसको ले लिया यार, और इस पे अपन ने गिराई है प्लेन पोलराइज लाइट। इस पे गिराई है अपन, नॉट प्लेन, इस पे गिराते हैं अपन, ये है इसका ट्रांसमिशन एक्सिस। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इस तरह के भी आए हुए हैं, तीन तीन पोलराइजर लगा के दो तीन क्वेश्चन हैं इस तरह के। अभी देखते हैं किस ईयर में आई है, ये याद नहीं है मुझे, बट बताता हूँ कौन से ईयर में आए थे। ये ऑर्डिनरी लाइट आई भाई, अब आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या चल रही है। ये ऑर्डिनरी लाइट रे आई है, इसकी इंटेंसिटी जितनी भी होगी, इसकी इंटेंसिटी जितनी भी होगी, मैं इसको कह रहा हूं आई स्टार, इसको ले रहा हूं टू आई नॉट। तो मुझे मालूम है कि भाई ऑर्डिनरी लाइट जब पास होती है किसी पोलराइजर से तो आधी हो जाती है उसकी एवरेज इंटेंसिटी। तो ये आई नॉट हो गया। उसके बाद ये कहानी कितनी बार भी चला लो सेम रहने वाली है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों, बताइए। अब आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी यार, आई होप आपको ये कहानी क्लियर हो गई। आसान है ना, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ है। आपको बस देखना है अनपोलराइज लाइट, ऑर्डिनरी लाइट की क्या इंटेंसिटी थी, उसकी आधी पहले वाले से निकलनी है और उसके आगे की कहानी प्लेन पोलराइज के केस में मैलस लॉ लगाते चला जाना है। आइए चलो अब थोड़ा सा मैं डिफ्रैक्शन को रोकता हूँ। खत्म हो गया यार, पोलराइजेशन खत्म हो गया, डिफ्रैक्शन को रोकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस पहले बताता हूँ, आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो घने आसान क्वेश्चन है भाई। ये है 2022 में आया था, जरा फटाफट देखो सर। 99.98 के लिए किन सब्जेक्ट में कितने आने चाहिए आइडियली? भाई मिनिमम यार 270 280 आने चाहिए टोटल में तेरे।
270 280 आने चाहिए कम से कम। नो सर, वंस विद अनपोलराइज लाइट है ना, ये अनपोलराइज का ही तो था लास्ट वाला एग्जांपल। लास्ट वाला ये देखो यार, सिंपल है ना। Unpolarized light beam intensity 2I naught is passed through a polaroid P and then through another polaroid Q, which is oriented in such a way that its passing axis makes an angle of 30 degree relative to that of P. Unpolarized light पहली 2I naught गिरी, फिर ये I naught बन गई, और दूसरा जो बना रहा है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, I naught cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हालांकि इनको बताना चाहिए पहले वाला कैसे एडजस्टेड था, वो क्या फर्जी सा क्वेश्चन है। देखो आगे चलते हैं। ए लाइट वेव लाइट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कंप्लीटली रिमूव्ड बाय यूजिंग ए गुड पोलरॉइड allowed to incident on the surface of the prism at Brewster angle. Choose the most suitable option for the phenomena related to the prism. इसको बताइए। अच्छा आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिखा है तब तो मजे ले लोगे आप। मैंने बताया था ना, एक कंपोनेंट पूरी तरह से गायब कर दिया है इन्होंने, एक कंपोनेंट पूरी तरह से गायब कर दिया है, बोला है गुड पोलराइड का यूज कर लिया है, ठीक है ना। अगली बार से आंसर हाइड कर दूंगा, अगली बार से आंसर हाइड करवा देंगे, भूल गए हैं, ठीक है। अब आंसर तो छुपा लो। अच्छा ऐसे छुपाऊं क्या आंसर? ऐसे छुपाऊं? ठीक है देख लिया, कोई बात नहीं। पर ये थ्योरी में मैंने बोला था, ये पॉइंट थ्योरी में मैंने बोला था, ज्यादातर बच्चे है ना ये वाला मार के आ गए थे उस साल, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली किसी साल आया है। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइजर, ये नहीं बताया सर आपने, आधा ही बताया ये तो। ये आ गया भाई, कॉमन सेंस से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। सर ब्लैक कर दो पेन से। भाई फरहान, ब्लैक करने का कोई फायदा नहीं है ना यार, देख तो चुके ही हो तुम। भाई अब मैं अगर इसको ब्लैक करूंगा, है ना, ऐसे मान लो ब्लैक कर दिया, हटा दिया, देख तो चुका है ना, तू देख ही रहा है, मास्टर कर रहा है। चलिए कैसे करना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। भाई आपसे पूछा जा रहा है, एरिया दे दिया है, इंटेंसिटी दे दी है, तो एनर्जी क्या बताएगा भाई आपको? इंटेंसिटी जो है दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू दिस, ठीक है ना। और बोल रहे हैं कि यार वो आपका रोटेट कर रहा है एंगल ओमेगा से, बहुत ही सही है। लाइट कौन सी है यार? रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू। अच्छा यार इन्होंने ना अपने को वो दिया नहीं है, चलिए इसको कोने में डालते हैं। यार ये क्या है भाई? चलो भाई देखते हैं इसको, लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वॉट पर मीटर स्क्वायर, और वो दे दिया है, तो इंटेंसिटी दे दी है और वो एरिया दे दिया है, तो एनर्जी कितनी हुई? ये आई नॉट इंटू ए, ये दोस्त तुम्हारी एनर्जी हो गई यार उससे निकलने वाली, ठीक है ना। और पूछ रहा है, ओमेगा दिया हुआ है कि भाई जो पोलराइजर है उसका ट्रांसमिशन एक्सिस जो है लगातार ओमेगा से घूमता चला जा रहा है। द एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पर रेवोल्यूशन इज रफली क्लोज टू, यार अपने को जूल मिला वहां से, है ना, ये तो वॉट्स मिला, ये है जूल पर सेकेंड। ये बता रहा है कि इतना एनर्जी फ्लो कर रहा है पर सेकेंड इन वन टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये होनी चाहिए यार एवरेज एनर्जी आपकी, ये होनी चाहिए बेटा आपकी एवरेज एनर्जी पासिंग थ्रू दिस। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए।
देख लीजिए एक बार। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कर लोगे? इनको मेंशन कर देना चाहिए था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अनपोलराइज्ड कहीं लिखा नहीं है, विच आई फील थोड़ा सा बकवास है। और बोल भी रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट है, ये थोड़ा सा मज़ेदार नहीं है यार। इसमें ये जो किया है ना, ये थोड़ा सा मज़ेदार नहीं है। अगर अनपोलराइज्ड होना चाहिए था, ये अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे इनको अनपोलराइज लिखना चाहिए था। आई होप आपको क्लियर होगा यार, दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। बाकी मेन उद्देश्य इस पे था यार कि आई एवरेज इंटू ए, वो जूल पर सेकंड मतलब बन जा रहा है, वॉट्स में आ रहा है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना भी दे दिया, दो पीरियड, 3 पीरियड, 5 पीरियड, तो एवरेज फ्लो आपको पता लग जाएगा यार। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है भाई कि क्या इशू है इस प्रॉब्लम के साथ? इनको देना चाहिए था यार ऑर्डिनरी लाइट देना चाहिए था, शायद टाइपिंग की वजह से है या जो भी है। देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को वापस से, 4 सितंबर 2020 वाले उसमें था। एक ये देखिए यार एक बार, क्या आप करने की स्थिति में हो? A polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity। तो बोल रहा है कि यार पहले से निकला है तो I0/10 हो गया है, ठीक है, ऐसा दे दिया है। एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। And it is not absorbing any energy. The angle by which analyzer need to be rotated further reduce the output intensity to 0। मान लेते हैं यार ये वाला था ट्रांसमिशन एक्सिस, ये बनाया है आपने कितने पे? थीटा पे। तो थीटा निकल आया 10% रोटेट कराने के लिए, हमको बताना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा तुम्हारा आंसर होना चाहिए 0 बनाने के लिए, है ना। 90 माइनस थीटा आंसर होना चाहिए। यहाँ से देख लो यार, ये तो बड़े वाहियात वैल्यूज हैं। क्या करेंगे अपन? कॉस थीटा जो आ रहा है तुम्हारा 1/√10 आ रहा है। पहचानेंगे कैसे? इसमें एक रफली अपन बोल सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 के आसपास की वैल्यू है। ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 के आसपास की वैल्यू है। 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, 1.414। अरे इससे तो बड़ी है, ये छोटी है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री है। थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री है, मतलब थीटा अपना ये 70-72 के आसपास है। उसमें उसमें से 90 माइनस थीटा निकालना है, आ जाएगा यार इस तरीके से। समझ में आया आपको यहाँ से? अब कैसे बताएं इसमें डायरेक्टली वैल्यूज, ठीक है ना, बट इस तरीके से आप सोच सकते हो कि यार थीटा जो है 1/√10 आया, अप्रोक्सीमेटली 1/3 है, 45 से बड़ा एंगल होना चाहिए थीटा का, तो एक ही ऑप्शन है 45 से बड़ा इधर, तो वो आंसर छोटा हो जाएगा 45 से छोटा। 45 से छोटा एक ही आंसर है। इस तरीके से गेस कर सकते हैं, इस तरीके से गेस कर सकते हैं। हाँ, वरना तो मेंस वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन ठीक है, ऑप्शंस इन्होंने ऐसे दिए कि आप चूज कर सकते हो। आगे देखो भाई, कर लोगे? मैं नहीं करा रहा इसको, देख लो भाई, एक ही जैसे हैं सारे के सारे प्रॉब्लम, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। आगे देख लो, ये क्वेश्चन में कुछ इशू था, एक बार चेक कर लेना यार, है ना, चेक कर लेना इसको। एक P1 P2 P3 वाले हैं, ये भी बन जाएगा यार, सिमिलर टाइप का है, ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। आप देखो कितने आए हुए हैं यार, भर भर के, बिल्कुल सब कर लोगे ये? अब आज ही बना के देखना ये, स्पेशली जो बच्चे ये पूछ रहे थे ये कौन सा टॉपिक है मेंस में कब आ रहा है ना। PYQs ही हैं यार, इसमें कौन से कितने अच्छे करोगे, है ना, वैसे भी। अब कर लो यार इसको, मैं थोड़ा सा वो करा दूं आपको, डिफ्रैक्शन उतनी देर में खत्म हो जाएगा,
डिफ्रैक्शन उतनी देर में खत्म हो जाएगा। सब वैसे ही है, सब के सब पोलराइजेशन के क्वेश्चन है। मतलब सोचो यार, डायरेक्टली पूछ ले रहा है इस तरह का क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ ले रहा है। ब्रूस्टर्स लॉ आ गया डायरेक्ट। अब जिसको पता है वो मार के चला जाएगा, जिसको नहीं पता है वो छोड़ देगा, और बड़ा लॉस है मतलब छोड़ने का। ये क्वेश्चन था एक, ये नहीं एक और था शायद, P1 P2 P3 करके था कुछ। अच्छा ये छोड़ देना बाय द वे, टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डिफ्रैक्शन की तरफ, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट 10-15 मिनट और लगेगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिफ्रैक्शन। आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। अगर आपने YDSC पढ़ा है, YDSC पढ़ा है तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा यार। या 11th क्लास का इंटरफेरेंस भी थोड़ा सा पता है ना, कि एन लैम्डा होता है मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए, ऐसा थोड़ा सा जरूरत है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब कर लेना, ये PDF मिल जाएगी ना, तो P1 P2 P3 वाला कर लेना। पढ़ा है YDSC। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। यहां पे क्या होता है यार, कि जब लाइट रेज किसी स्लिट पे गिरती हैं, स्लिट क्या है, एक आप ओपनिंग समझ सकते हो स्क्रीन पे, है ना। दो तरह की ओपनिंग्स होती हैं, दो तरह की ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग वो वाली होती है जिसको हम स्लिट बोलते हैं, वो एक लाइन सोर्स के जैसा होता है ना। आपके ज़माने में लोग काटते ना, यहाँ हाथ उत काट लेते हैं, स्लिट कर लिया उसने, है ना। तो वैसा ही स्लिट, एक पतली सी। और दूसरा पिन होल, ठीक है भैया, इसको बोलते हैं पिन होल और इसको बोलते हैं स्लिट। तो जब यार ये किसी बड़े, आप यहां देखते जाइए कंडीशन, बड़े स्लिट से लाइट रेज निकली। आप देखिए आपके घर में एक मान लो टॉर्च होती है, सबके पास होगी एक टॉर्च। आप खड़े हो एक विंडो के सामने, आपने टॉर्च ऑन कर दी, तब आप क्या देखोगे कि रूम के अंदर जो रहता है ज्यादातर, है ना, सारी की सारी लाइट रे ओपनिंग के थ्रू पूरी पूरी लाइट रे इधर ही आ जाती है। ऑलमोस्ट आप देखोगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे को ही फॉलो कर लेता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे को ही फॉलो कर लेता है। बहुत थोड़ी सी लाइट रेज होंगी, बहुत थोड़ी सी लाइट रेज होंगी जो इस एज से थोड़ा सा बाहर जाती हैं, है ना। उनको मैं किसी और कलर से बना दे रहा हूँ, कलर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है भाई। अभी जो सोचो कि ऑरेंज वाली इधर रहेंगी और ग्रीन वाली उधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लाइट रेज ऐसा पाया गया कि उस एज से थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जाती है, और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ऑलमोस्ट आप पाओगे कि इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली जीरो हो जाती है। आप देखते होगे ना, या टॉर्च जलाई तो जिस जगह पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ऐसा नहीं होता कि उसके आजू बाजू में तुरंत एकदम कंप्लीट डार्क मिल जाए, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंटेंसिटी जो है लाइट की जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो बड़े स्लिट में उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट ये नहीं होता है ना। बड़े स्लिट में, बड़ी ओपनिंग में ये उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये जो है ये बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझ में आई होगी कि यार लाइट अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करता है तो ये इंटेंसिटीज आई कहाँ से। डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा यहाँ पे, है ना। नॉर्मली तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और यहां पे आप देखोगे कि ये जो है बहुत छोटी इंटेंसिटी की रहती है, तो कुछ लाइट रेज ऐसे निकल के आ रही हैं। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज जो है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज जो है उसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब डी बहुत बड़ा होता है उसकी वेवलेंथ से, तो उतना एप्रिशिएबल नहीं होता है ये। लेकिन जब यही काम आप एक छोटी स्लिट के साथ करते हो, ठीक है ना, स्लिट है तो आप ध्यान रखिए किस तरह का वेव फ्रंट चलेगा भाई। स्लिट है, एक लाइन सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, तो उससे जो निकलने वाले वेव फ्रंट्स हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। ये सारे वेव फ्रंट्स हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं, ये सारे सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसा पाया गया कि यार बड़े सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस तक भी आपको लाइट रेज जाते हुए मिल रही हैं। अब अगर ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो मतलब पूरी लाइट पूरी स्क्रीन को ही इल्यूमिनेट कर दे रही है, तो इसका मतलब कुछ और चीज हो रही होगी। ठीक है, ये क्या है, ये आपका इंटरफेरेंस का एक्सटेंशन है। तो दो तरह के आप देखेंगे यहाँ पे, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर। एक है नियर पॉइंट वाला, एक है फार पॉइंट वाला। तो नियर पॉइंट वाला ही केवल अपने सिलेबस में है ना, और दूसरा नहीं है, तो मैं दूसरा पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, और अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कब निकलेगा, जब ये इस तरह का रहता। मान लो ये ऐसा रहता तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते। ये सब मैं बहुत डिटेल में आपको यार रेगुलर कोर्स में चीज़ें बता चुका हूँ, और जो बच्चे बाहर के हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वेव फ्रंट से अक्सर क्वेश्चंस आते रहे हैं यार। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहने वाला है। ठीक है ना, डायग्राम सेम रहने वाला है। एक पूछ रहा है किस किस को समझ में आ रहा है। भैया तूने अगर इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा है तो कुछ घंटा नहीं समझ में आने वाला है, इससे बढ़िया जाके चाय वाय पी ले। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इस पे। अब जैसे यार वेव ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज में जब एनर्जी देखी जाती है अलग अलग सोर्सेज की वजह से किसी पॉइंट पे, वो वेव वाला लॉजिक फॉलो कर रहे होते हैं। इंटेंसिटी इससे दी जाती है, पता होगा 11th के वेव्स में भी है और वेव ऑप्टिक्स में भी है। लेकिन अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज दे दिए जाएं तो एनर्जी को स्केलर की तरह से ऐड कर देना है। सिंपली आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये रेगुलर क्लास में भी बताया है, यहाँ पे आपका ये रिवीजन हो जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। आपको सर नीट के लिए ना, भैया नीट के लिए मत देख, ओवरकिल हो जाएगा तेरे लिए। चलिए, ये अपन को नहीं डील करना है, बता दे रहा हूँ। फार फील्ड वाली कहानी है। फार फील्ड की क्या कहानी है कि दूर कहीं देख रहे होते हैं अपन लोग, ठीक है ना, दूर कहीं देख रहे होते हैं, और इसके साथ क्या है कि एक लेंस अपन को यूज करना है। लेंस का सीन क्या है यार, यहाँ से लाइट रेज आएंगी, यहाँ से लाइट रेज आएंगी और कन्वर्ज करेंगे और अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी बनाएंगे फ्रेस्नेल, वो स्मॉल डी के लिए। इसको छोड़ दे रहा हूँ भाई मैं, आगे चलते हैं। ये है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं से कहानी शुरू होने वाली है। ये मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ये शायद इसको देख के ना समझ में आए तो मैं एक नया डायग्राम आपके लिए बना दे रहा हूँ भाई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो कि जो पैटर्न बन रहा है उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है ना, जो पैटर्न बन रहा है उसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। बाकी इसको पढ़ लेना, मैंने दे सब कुछ दिया है इसमें। तो बच्चों यहां से आप देखिए, ये सेंट्रल वाला पार्ट है और बहुत सारी लाइट रेज यहां पे आके गिर रही हैं। अब हम स्लिट की चर्चा नहीं करेंगे कि भाई ये स्लिट है कि ये पिन होल है। ओनली डिफरेंस विल बी देयर कि भाई अगर स्लिट है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कंसिडर करने हैं, और अगर आपका पिन होल है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कंसिडर करने हैं। हम उसी छोटी सी स्लिट को, बिल्कुल जो एकदम बारीक सी कटी हुई होती है, उसके अंदर हम इनफाइनाइट सोर्सेस मान सकते हैं। YDSC में जैसे दो सोर्सेज होते थे बच्चों, उसी तरीके से यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और इनके बीच में इंटरफेरेंस अपन को कराना है। सर वो दो वाला ही इतना भयानक था, इतने सारों को कैसे कराएंगे? आसान है ये उससे आसान है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जब जब इंटरफेरेंस वाले स्लाइड पे चले, कहां गया वो, जब जब पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो जाता था, वो मैक्स हो जाती थी इंटेंसिटी। मतलब 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह के अगर पाथ डिफरेंस बनते थे, डायरेक्टली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो क्या होता था, तो वहां पे मैक्सिमम मिलता था दो सोर्स के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 बनता है तो कितना आता है भाई, तो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाती है। इसकी कौन कौन सी वैल्यूज थी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2,
है ना, और 5 λ/2 ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पे आपको मिनिमा मिलता था इंटरफेरेंस में, 7 λ/2 आएगा। छोड़ देते हैं, बस 4 तक काफी है अपने लिए। ये आता था, ये आता था, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी देखनी है कि यार मिनिमा और मैक्सिमा के फॉर्मेशन हो कैसे रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां पे डी ले रहा हूं। डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट और डायामीटर ऑफ द स्लिट। ध्यान रखिए, अगर ये नॉर्मल स्लिट है तब तो ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, लेकिन अगर ये पिन होल है तो ये उसका डायामीटर है। कहानी पूरी की सेम रहने वाली है। मैं देखना चाह रहा हूं कि सबसे पहले वाली, है ना, पहले केस में, केस 1 ले लेते हैं। मैं यहां पे ले रहा हूं कि यार ये जो डी साइन थीटा है ये लैम्डा के अगर बराबर है, तो ऐसा क्यों लिया जा रहा है भाई? इसके बाद ये सारी लाइट रेज एंगल थीटा पे हम इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं। यहां पे चेक करना चाह रहे हैं कि भाई सेंट्रल लाइन से थीटा पे इस जगह या और नीचे कहीं इंटेंसिटी कितनी होगी, इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये निकालना चाह रहे हैं। तो भाई आप सोच के देखिए, उसको मैंने लैम्डा लिया है, ये देखिए, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है। आप एक्सट्रीम लाइट रेज ले लीजिए 3 का, ये 3 लाइट रेज एक्सट्रीम है। अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस आप देखना चाहोगे तो ऐसे गिराओगे भाई इस पे, और आपको पता लगेगा सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली के बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो सीधे सीधे लैम्डा है इस केस में। ये अगर डी है, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया है, ये काफी हद तक सिमिलर है YDSC जैसा ही है। ये अगर लैम्डा है तो आप अब सोच के देखिए, यहां पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 आ गया। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 आ गया, मिडिल वाला टॉप वाला, ठीक है। अब एक एक करके देखते जाइए। मैंने इसके जस्ट ऊपर वाला लिया और यहां पे भी λ/2 है, तो ये वाली लाइट रे और इसके जस्ट ऊपर वाली लाइट रे, इनके बीच में भी सेम पाथ डिफरेंस आने वाला है बच्चों, सेम पाथ डिफरेंस आने वाला है इनके बीच में भी। इन ब्लू वाली लाइट रेस के बीच में भी लैम्डा मिलने वाला, λ/2 मिलने वाला। मतलब सबके सब मिनिमम ही दे रहे हैं। ये वाले मिनिमम दे रहे थे, इनको ऑरेंज से ही बना दे रहा हूं। ये वाले मिनिमम दे रहे थे, हमने 2 और ली, वो भी मिनिमम दे रहे हैं। इसके अलावा आप कितनी भी लाइट रेज लेते चले जाइए। एक गुलाबी कलर ले लेते हैं भाई, कुछ अपने डेडिकेटेड बच्चों के लिए जिनको गुलाबी कलर बहुत पसंद है। ये देख लीजिए, इनके बीच में भी ये λ/2 ही रहा। क्या आप ये कह सकते हो कि यार हर पेयर एक मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर पेयर एक मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे उल्टा है कहानी भाई। YDSC में डी साइन थीटा एन लैम्डा होता था तो वो मैक्सिमा होता था। इस केस में क्या है, इस केस में उल्टा आ रहा है। समझ में आई बात? वहां पे एन लैम्डा YDSC में होता था मैक्सिमम के लिए, यहां पे डी साइन थीटा जब लैम्डा है तो आप इसको समझ के देखिए। ये दोनों मिनिमा दे रही हैं उस थीटा वाली पोजीशन पे, ये दोनों मिनिमा, ये दोनों मिनिमा, सारे के सारे पेयर मिनिमा देंगे। और ध्यान रखिए, ध्यान रखिए कैसे इनको कन्वर्ज कराया जाएगा। ऐसे एक लेंस लगा देंगे और ये सब के सबको फोकस पे पॉइंट कर देगा भाई, ठीक है। आप वरना कह सकते हो ना कि सर ये पैरेलल लाइट रेज के बीच में कैसे हो रहा है भाई, मतलब इंटरफेरेंस। तो ध्यान रखिए एक लेंस रहेगा, सबके सबको एक जगह ही कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है? आइए फिर आगे देख लेते हैं यार। यही जुगाड़ आपका, तो ये मिनिमा की कंडीशन मिल गई भाई तुमको, मिनिमम की कंडीशन मिल गई है। ये इसी का भाई बना देता हूं मैं। अगर ये डी साइन थीटा 2 लैम्डा हो जाती तो केस 2 है ये,
केस 2 है ये। तो मैं एक बार इन सारी लाइट रेज को मिटा दे रहा हूं भाई, इस लेंस को भी मिटा दे रहा हूं, इन सब को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए यहां पे हमको सोचना कैसे है। डी साइन थीटा को मैंने बच्चों इस बार 2 लैम्डा लिया है, तो मैं फिर से ब्रेक करूंगा लैम्डा लैम्डा के पीरियड में। कैसे आएंगे, इस बार लेंस वेंस नहीं दिखा रहा हूं, ये लिया अपन ने और ये लिया, इनके बीच में लैम्डा है, इनके बीच में लैम्डा है, और इसी तरीके से एक टॉप मोस्ट पॉइंट वाली है, इनके बीच में भी लैम्डा है। ठीक है, क्लियर है। और बस 5 मिनट और, शौर्य 5 मिनट बाद निपटा देंगे, आपका नंबर आ जाएगा एक आधा। ठीक है, पिछली बार कह रहा था, पिछली बार मैं पोलराइजेशन छोड़ के गया था, आ गया था मेरे पेपर में। सर ये बहुत बड़े पोर्शन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। जस्ट 5 मिनट और सुनो, मैं एक बार आपको बता दूं ना, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखते रहो, लाइट रेज के, एक्सट्रीम लाइट रेज की वजह से ये मिनिमा मिनिमा टाइप का दे रहे होंगे, क्योंकि हम इनके बीच में यहां देख चुके हैं, हम बेटा यहां देख चुके हैं कि जब हम इस तरीके से लैम्डा लैम्डा बाई 2 के गैप में देखते हैं, ये है लैम्डा बाई 2 का गैप भाई। अब इसमें जस्ट ऊपर वाला, ये दोनों मिलके मिनिमम दे रही हैं यार, सारी लाइट रेज कंसिडर करनी है, ये और इसके जस्ट ऊपर वाली भी मिनिमम देगी। तो यार सारे के सारे में देखोगे कि जब भी डी साइन थीटा, जब भी बच्चों डी साइन थीटा तुम्हारा सिंगल स्लिट के केस में ऐसा है, जब भी डी साइन थीटा तुम्हारा एन लैम्डा बन रहा है, ये मिनिमा आपको देने वाला है सारी लाइट रेज को कंसिडर करने के बाद, क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा। 3 लैम्डा में भी सेम चीज होगी, 4 लैम्डा में भी सेम चीज होगी। इन जनरल आप कह सकते हो डी साइन थीटा जो है एन लैम्डा है, ये लोकेशन आपको मिलने वाली है, ये वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे मिनिमाज मिलने वाले हैं। आइए, तो मैं इन्हीं के चित्र का प्रयोग कर लूंगा यार, इन्हीं के चित्र का प्रयोग कर लूंगा। ये है जैसे यार लोकेशन हमको निकालनी है, कहाँ कहाँ है। कंडीशन है फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1, कंडीशन है फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1। तो डी साइन थीटा जहां लैम्डा बन जा रहा है वो फर्स्ट मिनिमा है, आपको वो थीटा की लोकेशन पता लग जाएगी। अगर मैं यहां दिखाना चाहूं, यहां आपको दिखाना चाहूं इस वाले में, यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है यार कि लास्ट वाली लाइट रेज अगर आप लेते हो तो इन द एंड आपको वो जीरो ही देने वाला है। तो ये सब कंडीशन मिनिमाज की आ जा रही हैं। और मैक्सिमा कैसे पता करेंगे, दो मिनिमा के रफली, देखिए यहाँ पे रफली ही हम बता सकते हैं, मैक्सिमा की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, केवल मिनिमा की कंडीशन है, केवल मिनिमा की कंडीशन है इसमें। तो मैं इसी का प्रयोग कर ले रहा हूँ भाई, इसी से करा दे रहा हूँ। साइन थीटा आपका इतना है, टैन थीटा आप यहां से ये डिस्टेंस को y लिए हैं भाई, है ना। तो टैन थीटा जो है रफली दैट इज y बाई कैपिटल डी। साइन थीटा आपको पता है लैम्डा बाई डी है, तो y मिनिमम आपको पता लग गया है, इन दोनों को इक्वेट किया, यहां से ये निकल आ रहा है। सेंट्रल ब्राइट का विड्थ बताना है, ये जो बड़ा एरिया है जो ब्राइट हो रहा था उसका विड्थ आपको पता लग जा रही है। मैं एक ढंग का डायग्राम लेता हूं शायद, हाँ ये है, समझ जाओ यार, इसमें एंगुलर सेपरेशन, खाली जगह लेते हैं यार, कहाँ गया भाई, एक फोटो दे दो यार पूरा वाला, सब में लिख ही रखा है यार इन्होंने, खाली नहीं छोड़ रखा। कोई बात नहीं, हम इसी का एक फोटो बना लेते हैं और इसी को खाली कर लेते हैं। देखिए भैया इसको, अब मैं थोड़ा सा, ताकि हमारे डायग्राम और ये सारी चीजें अच्छे से आ जाएं, इसको छोटा कर दे रहे हैं यार, इसको पास पास ले आते हैं, ठीक है।
कहानी अभी भी वैसे ही है, कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, कहानी अभी भी वैसी ही है। मैं आपको बता रहा हूँ लोकेशन हमें कैसे निकालनी है, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा की लोकेशन निकालना सिखा देता हूँ यार। तो कंडीशन तो यही है अपनी। अब यहां से आप देखेंगे रफली, देखिए ये सब बहुत छोटी है, ये डी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये आप यूज करते हो। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, तो आप चाहे थीटा इधर से मेजर करें, इससे मेजर करें, इससे मेजर करें, ये सब सेम है, ये सबके सब सेम है। समझ में आई बात? ये सबके सब सेम है। तो जब मैं किसी जनरल वाई पे यहां पे चेक कर रहा हूं, किसी जनरल वाई पे चेक कर रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर ये वाला लेना था ऐसे, बिल्कुल वाईडीएससी वाला लॉजिक है, तो यहां इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये है एंगुलर सेपरेशन वही थीटा वाली। तो आप लिख रहे हो यहां पे tan थीटा अपन को जो मिल रहा है ये y बाई डी है। लेकिन मिनिमा की कंडीशन जो मुझे मिलती है कोई भी मिनिमा के लिए, डी साइन थीटा हमारा n लैम्डा होता है यार। 2 लैम्डा दे दे, 3 लैम्डा दे दे, या जो भी दे दे, ये है मिनिमम की कंडीशन। और केवल मिनिमम की कंडीशन आपको मिलने वाली है, केवल मिनिमम की ही कंडीशन होती है यार। मैक्सिमा को अप्रोक्सीमेटली बीच में मान लिया जाएगा। तो यहां पे हमें तो दिख ही रहा था ये कि सारी की सारी जो लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के कारण आ रही है, तो ये सेंटर वाला पार्ट तो बहुत ब्राइट था, है ना। लेकिन लेकिन वो ब्राइटनेस केवल इतने पॉइंट तक सीमित नहीं थी, इसके बाहर भी वो गई हुई थी। तो कहां तक गई थी वो हमें कैसे पता लगेगा भाई? फर्स्ट मिनिमम कहां आ रहा है उससे पता लगेगा अपने को। तो y1 मिनिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका फर्स्ट मिनिमम। यहां पे मुझे चाहिए कि भैया रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाए, कंडीशन आ गई वहां से, डी साइन थीटा लैम्डा बना। अब जरा इसकी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू निकालनी है अपने को। साइन थीटा तुम्हारा आया है लैम्डा बाई डी, तो रख दो भैया। ये कितना बनेगा? लैम्डा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। चेक कर लीजिए, तो y1 मिनिमम की लोकेशन हमको मिल गई डी लैम्डा बाई रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये लोकेशन मिली है गुरु आपको। अब आप चेक करिए, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन डी बाई टू, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन डी बाई टू, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो यार इसका मतलब ये बाहर गई है, इसी को आप भविष्य में एंगुलर सेपरेशन भी कहेंगे। तो कैसा है यहाँ पे, जो चीज उधर हो रही होगी वही चीज इधर हो रही होगी। तो अब आप अगर देखोगे कि यार मिडिल में बहुत ज्यादा लाइट थी, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट थी और यहाँ पे बिल्कुल कम हो गई। यहाँ ज्यादा क्यों थी? कि भाई सीधे सीधे लाइट आ जा रही थी यार, सीधे सीधे लाइट आ जा रही है। समझ में आई यार? सर आप जयपुर कब आओगे मेरी आईएनएसपी की हुडी लेके? भाई तू आ जा हैदराबाद, हैदराबाद आ जा। अब यार इसी तरह से सेकंड मिनिमा के लिए लोकेशन निकाल सकते हैं। ये देखो, ये हमें पता लग गई है ये डिस्टेंस। सेकंड मिनिमा का भी निकाल लेते हैं। सेकंड मिनिमा के लिए tan थीटा y2 मिनिमम बाई कैपिटल डी, वहां पे वो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 लैम्डा बाई डी। भाई इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा यहीं से, 2 लैम्डा बाई डी बनेगा। तो यहां कर लिया आपने 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर। आपको समझ में आ गया सेकंड मिनिमम कहाँ आएगा? ये थोड़ा पास आता है, और इस तरीके से इंटेंसिटी वेरिएशन आपको स्क्रीन में मिलता है। सारी लोकेशन आप निकाल सकते हो, मिनिमा कहाँ है, मैक्सिमा कहाँ है। मैक्सिमा के लिए आप कह सकते हो कि यार ये अप्रॉक्सीमेटली इस मिड पॉइंट के पास बनेगा, बट डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता। तो आप क्या करोगे? अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमा की लोकेशन y2 मिनिमम निकाल लिया, y1 मिनिमम निकाल लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया। y1 प्लस y2 बाई टू अप्रॉक्सीमेटली आपकी फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन होने वाली है। ठीक है, समझ में आई? समझ में आ गई? डिनोमिनेटर कैसे आया? ओ गुरु,
देख यार, यहाँ पे इसकी कंडीशन डाल दे यार, 2 लैम्डा कर ले इसको, तो ये साइन थीटा है तुम्हारा, ये साइन थीटा है, तो इससे तुम्हें टेन थीटा मिलेगा। हाय 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 भाई, मेरी जान ले लेगा क्या? ये नहीं समझ में आता तेरे को भाई? ले ऐसे बना ले भाई, इससे ज्यादा तो मत करो यार। अब मध्य रात्रि का समय है, शैतानी ताकतें अपने चरम पर आने वाली हैं, तो ज्यादा अगर मुझे परेशान करेगा तो मैं ऐसी ही किसी शैतानी आत्मा का आवाहन कर दूंगा, फिर वो तुझे आके फिजिक्स पढ़ाएगी, समझा देगी। ठीक है? इसमें सेंट्रल वाला ऐसा कुछ नहीं होता, एक बड़ा सा आपको बड़ा एरिया ऑफ ब्राइटनेस मिलने वाला है। समझ में आ गए? यहाँ डी इज कंपेरेबल विद लैम्डा, नहीं, डी इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू लैम्डा वाले केसेस हैं ये। ठीक है, आ जाते हैं फिर। ये देख लो यार, y1 मैक्स भी बता दिया है कि यार जहां जहां आपको मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली उसके मिड पॉइंट पे ले लो। हालांकि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ही है। समझ में आ गई बात? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डबल कर दिया उसका, देखो वही वैल्यू है। सेकंड मिनिमा की लोकेशन साइन थीटा इतना है, टैन थीटा इतना है, इसकी वैल्यू रखी, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है? विड्थ ऑफ सेकंड ब्राइट बैंड, तो भाई सेकंड ब्राइट का आप देखो ना, ऐसे है, ये सेंटर वाला हो गया यार। इसकी विड्थ पूछ रहा है आपसे कि भाई ये जो ब्राइट एरिया मिल रहा है सेकंड मिनिमम एंड फर्स्ट मिनिमम के बीच में, इसकी विड्थ कितनी होगी? y2 मिनिमम माइनस y1 मिनिमम किया, ये आपको वो रेडियस मिल गई पूरी की पूरी। अगर सर्कल हुआ, पिन होल हुआ, तो वो पैटर्न सर्कुलर फ्रेम में बनेगा आपके सामने, जैसा एक जगह हो रहा होगा चारों तरफ वैसे ही होगा। अब छोड़ दें भाई, अब बोलो तो छोड़ दें। इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन का ये जरूर फॉर्मूला याद रख लेना, इसका डेरिवेशन INSP YT पे है, बट मुझे लगता है रिक्वायर्ड नहीं है, बड़ा सा डेरिवेशन है पन्ने भर का। अगर किसी किसी के अंदर एंथु है तो INSP YT पे देख लेना, इसका डेरिवेशन इंटेंसिटी वाला कर रखा है, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है? भूतिया स्टोरी याद आ गई। चलो आज के लिए रोक देते हैं, अब देख लीजिएगा, है ना। इसमें क्या है, इसमें डिफ्रैक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर वाला पूरा फंडे ही हटा दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। बट हम वेट करेंगे यार, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ मेंस 1 में नहीं देंगे तो मेंस 2 में भी नहीं देंगे, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन मेंस 1 में दिए तो मैं वो सारे टॉपिक आपको वापस से पढ़ा दूंगा जो रिमूव किए हैं। सर जेपी सर भी वन शॉट लेंगे, शायद कुछ लेंगे सर, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन है ईएम वेव्स का। भैया नेक्स्ट सेशन जो है ईएम वेव्स का है, जरूर कर लीजिएगा। सर इज रिजॉल्विंग पावर इन एडवांस? नहीं, एडवांस में भी नहीं है वो। सर अगर स्त्री भूत बुलाए तो बुला ले, अरे नहीं, उनसे ही तो डरना होता है बेटा। अभी कह रहा है अगर कोई सच में मिली जिसकी गर्दन पीछे हुई पैर उल्टे हुए, मैं बता रहा हूँ, है ना, शहर छोड़ देगा। जिस शहर में ऐसा दिखेगा वहां रुकेगा नहीं। चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, है ना। और शुभकामनाएं आप सबको। आज के लिए बच्चों इधर ही इतना ही रोकेंगे यार। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।